Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So, in today's lecture, we shall be taking up a new topic from your 11th class only, and the name for the topic is, you can write your unit. This is your unit number 4 as per mentioned in your NCERT book, and this is called chemical bonding. And molecular structure. This is your unit that we shall be talking about in today's lecture. So, this is your lecture number 1. And as you all know, we have already covered 2 units. So if you want the test series regarding those units, या फिर you are willing to conduct an online lecture so that we can solve questions on the live lecture. So that also could be done. For that, you will have to give suggestions in the comment section provided to you on the YouTube channel itself. All right. Okay. So coming on to our topic. The first topic number 1 that we shall be talking about is chemical bonding. अब आपने अभी तक सीखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं and they have various combining abilities. Since they have various combining abilities, therefore what we can say is that since they are having various combining abilities, तो पीरियड वाइज हमने देखा एलिमेंट्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने पीरियड वाइज एलिमेंट्स को देखा. ऑल्सो हमने देखा कि कैसे ग्रुप वाइज एलिमेंट्स होते हैं, उनका एटॉमिक साइज चेंज होता रहता है और उनके बहुत सारे वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. अब क्योंकि वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड वी हैव सीन कि जो भी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं दे वॉन्ट बी एग्जिस्टिंग इन टर्म्स ऑफ एटम्स. एटम्स के फॉर्म में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस, क्योंकि ये चीजें कंबाइन ही नहीं करती. ये नोबल गैसेस किसी के साथ कंबाइन नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी रीजंस. तो इस वजह से ये तो एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. रेस्ट एलिमेंट्स के साथ क्या होगा? रेस्ट वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लाइक दैट ऑफ योर ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल, your nitrogen molecule, then we have your water as a compound, water molecule we can say. तो ये सब चीजें ऐसे बनी कैसे? मतलब हम ऑक्सीजन को हमेशा ऑक्सीजन 2 ही क्यों लिखते हैं? Why this oxygen 2 is known as oxygen molecule whereas this oxygen 3 becomes our ozone? Why are these things happening? तो उसी चीज को समझने के लिए we have this particular topic जो कहता है क्या? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपको बताएगा. देन कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक. अब किसी ने तो इसके बारे में डिस्कवर किया होगा, कोई तो आया होगा जो बताने के लिए कि हाँ केमिकल बॉन्डिंग इस तरीके से हो रही है. मतलब अगर आपका ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वो O2 बनाते हैं. अब इतना तो पता चल गया कि O2 बन रहा है, पर यहाँ तक पहुंची कैसे चीज कि O2 बना कैसे? तो ऐसी ही चीज को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो पहला साइंटिस्ट आया था दैट वाज कुसेल, या फिर आप बोल सकते हो लुइस. ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने काम किया और इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसको आप बोल सकते हो इन शॉर्ट कर्नल थ्योरी. ठीक है, ये थ्योरी जब बनी तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थ्योरी इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम जब भी बात करेंगे वी शैल ऑलवेज बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. कैसे? जैसे आई हैव माई नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर लिखते हैं हम, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 1s2 2s2 एंड 2p3 ऐसे लिखेंगे. ये हो गई हमारी अंदर वाली शेल. जो हमारी बाहर वाली शेल है वो है ये. तो बाहर वाली शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली आप मुझे बताओगे कि ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड यू विल बी टेलिंग मी
कि हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके लिए बड़ा सवाल, ठीक है। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ कर्नल थ्योरी की, तो कर्नल थ्योरी ने बोला कि कोसेल और लुइस ने एक थ्योरी निकाली जो कि बेस्ड थी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड होने के बावजूद इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज डिसाइड करी। इन दोनों ने मिलकर के बोला, लुइस ने बोला कि हम एक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेगा। सपोजिटली अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का हमें पता है 17 एटॉमिक नंबर होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान रहेगा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p 10 and 2 12 and 5, this is what it will make। तो अब अगर हम देखें लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं, तो वैलेंस शेल के पास, इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसको बनाना है 8, ठीक है। तो जब क्लोरीन के पास 7 है पर उसको बनाना है 8, तो 8 तक पहुंचने के लिए उसको चाहिए रहेगा एक एलिमेंट जो उसको एक दे सके। तो हम लिख देंगे क्या, 1s2 2s2 and 2p6 3s1। अगर बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के पास अल्टीमेट शेल में या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो एक है, बाकी अगर एक रिलीज हो जाता है तो इसकी वैलेंसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो जाएगी। तो इट इज टेंडिंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट इज टेंडिंग टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये गेन करना चाहता है, ये लूज करना चाहता है, देयरफॉर दीज टू विल कंबाइन। अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वी आर गेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट, वेयर एज अगर आपके पास क्लोरीन आता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जब ये वाला कंपाउंड, सॉरी ये एलिमेंट क्लोरीन का आयन और सोडियम का आयन आपस में कंबाइन करेंगे, when they will combine with each other because of this losing and gaining of electrons, इसी पर्टिकुलर चीज को हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी चीज को हम बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और यही चीज लुइस ने समझाई थी, और उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपको सारी शेल्स लिखने की जरूरत है, उन्होंने बोला आप सिर्फ अल्टीमेट शेल्स के बारे में लिखो, मतलब आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखो और बाकी काम हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 and 7, whereas अगर हम यही काम सोडियम के साथ करते हैं, तो सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया जाता है इसको और ये इलेक्ट्रॉन कर लेता है एक्सेप्ट, तो क्लोरीन बिकम्स योर, जो आपका क्लोरीन बना, आपका क्लोरीन बना 1 2 3 4 5 6 7 along with this one sodium of yours। हमने सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखे और उसी को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और वही आपका जो सोडियम बना, उसके वैलेंस शेल में तो अब इलेक्ट्रॉन दूसरे बन जाएंगे, वो 6p वाले बन जाएंगे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम आयन। अब क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज गेन किया है, पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, तो दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन होती है, दिस विल शो अ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दोनों कंबाइन होकर के हमें मिलते हैं, यानी NaCl की फॉर्म में वी शैल सी देम। अब NaCl के फॉर्म में ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट दे हैव मेंशन, इसी पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब दोनों के बीच में प्यार तो है, एंड दैट प्यार, उस प्यार को क्या नाम दे, इस प्यार को नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि अगर आपके पास कोसेल या फिर लुइस के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, तो यू विल बी मेकिंग थिंग्स लाइक दिस। कोसेल ने एक कर्नल थ्योरी बोला था, मतलब व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ कर्नल थ्योरी। तो अगर इस कर्नल थ्योरी के बारे में इतनी ही बातें चल रही हैं, तो कर्नल थ्योरी होती क्या है, कर्नल थ्योरी बेसिकली कहती है
कि आपने बना लिया एक क्यूब, दिस इज नॉट अ क्यूब आई गेस, क्यूब मिल जाएगा क्या हमें, नहीं, सपोजिटली इट इज अ क्यूब, ठीक है। अब क्यूब के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं सबको पता है, क्यूब के पास होते हैं आपके, अगले पेज पर लिख लेते हैं, ये आपका क्यूब है, सपोज कर लो दिस इज योर क्यूब, ठीक है, इसको बोल दो क्यूब, और क्यूब के पास होते हैं 8 कॉर्नर्स, उन 8 कॉर्नर्स को उसने ऑक्टेट ऑक्टेट से कंपेयर किया, क्योंकि अल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो 8 कॉर्नर्स को ऑक्टेट बोल दिया। उन्होंने बोला जो सेंटर पर बैठेंगे, जो सेंटर पर आपके विराजमान होंगे, उन विराजमान भाई साहब को, उन विराजमान भाई साहब को आप बोलोगे क्या, न्यूक्लियस, उसको आप बोलना न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के बाद जितने कॉर्नर्स बचे, ये न्यूक्लियस के बैठने के बाद जितने भी कॉर्नर्स बचे, सब जगह बिठा दो किसी भी एक को। अब क्योंकि यहाँ पर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ NaCl रूल, देयरफॉर हम क्या बात करेंगे, अगर हमारे पास NaCl है तो हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि Cl के पास, Cl भाई साहब तो बीच में बैठ गए हैं, Cl भाई साहब तो बीच में बैठ गए हैं अड़कर। अब Cl कितने से कंबाइन हुआ है, सिर्फ एक सोडियम से कंबाइन हुआ है, सिंस इट हैज कंबाइंड ओनली विद वन सोडियम, देयरफॉर ये सोडियम भाई साहब विराजमान हो जाते हैं किसी भी एक कॉर्नर को पकड़कर, ठीक है। अब इसी पूरी थ्योरी को बोल दिया गया आपकी कर्नल थ्योरी, ठीक है। ये थी आपकी प्रॉपर कर्नल थ्योरी। अगर मैं कर्नल थ्योरी के बारे में बात करती हूँ तो हम और भी चीजें बना सकते हैं, लाइक वी हैव कैल्शियम CaF2, CaF2 का अगर मैं बनाती हूँ तो कैल्शियम का नंबर होता है 20, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर क्या बचा आपका 2 8 8 8 16 17 18 एंड, देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन राइट इट लाइक दिस, कैल्शियम का होता है 20, वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, तो हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, whereas फ्लोरीन बीइंग हैलोजन, फ्लोरीन बीइंग हैलोजन वैलेंस है 7, एक और फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन दे हैव टेकन, देयरफॉर वैलेंस में लिया 7, तो इसको भी एक दे दो और इसको भी एक दे दो, ये भी सेटिस्फाइड और आपका फ्लोरीन भी सेटिस्फाइड, सिंस दे बोथ आर गेटिंग सेटिस्फाइड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कैल्शियम is gaining +2 charge, fluorine is gaining 1 negative and another fluorine is also gaining 1 negative, और इन सब के बीच में जो बॉन्डिंग बनी या फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, तो उस प्यार को इनके नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बन रहा है बिकॉज ऑफ दीज आयंस, दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दैट वी पोजेस, इन सब आयंस की वजह से सबके बीच में अट्रैक्शन आ रही है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। बट काम यहाँ नहीं रुका, लुईस का जो स्ट्रक्चर बन पाया अभी तक, कर्नल जो थ्योरी बता पाई कि आप ऐसे क्यूब बना सकते हो, कॉर्नर के ऊपर चीजें लगा सकते हो, वो कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चला, वाई, बिकॉज ये जो चीज थी वॉज वैलिड, आप यहाँ लिख सकते हो लिमिटेशंस, ये जो चीजें थी दे वर वैलिड ओनली अप टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सिर्फ स्मॉल ही चीजें बता पा रहे थे, बाकी सारी चीजें नहीं बता पा रहे थे, देयरफॉर इसके बाद आपका नया रूल आता है, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए वी हैव, इन ऑर्डर टू ओवरकम above limitation we have another rule जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, इट मस्ट बी टॉकिंग समथिंग अबाउट 8, और जब भी हम 8 के बारे में बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कब गेन कर सकते हैं, जब हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, मतलब तब हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब ऑक्टेट रूल क्या था, ऑक्टेट रूल था कि जब आउटर मोस्ट शेल, outermost shell have 8 electrons, that is noble gas configuration,
उसी को आप बोल दोगे ऑक्टेट रूल, मतलब वो चीज़ ऑक्टेट रूल से वेरीफाई हो रही है। अब ऑक्टेट रूल बनाने के लिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करने के लिए समथिंग हैज़ टू बी डन, और जब कोई चीज़ हो रही है तो उसी को बोल देते हो क्या, या तो आप शेयरिंग कराओ इलेक्ट्रॉन्स की। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कब मिल सकते हैं, या तो आप करा रहे हो शेयरिंग या फिर आप कर रहे हो गिव एंड टेक। ठीक है, दो ही चीज़ों से ये जो है इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में चीज़ें जा सकती हैं, जिसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। और यहीं से, क्योंकि गिव एंड टेक का कंसेप्ट ऑलरेडी आपके लुईस भाई साहब दे चुके हैं, देयरफॉर आपके नए भाई साहब आते हैं जो कहते हैं लुईस जो काम कर चुका है हम उससे थोड़ा अलग हटके काम करेंगे, और हम जो काम देने वाले हैं दैट विल बी, ये बातें बोल रहे थे आपके लैंगमेयर, ये नाम है साइंटिस्ट का। तो लैंगमेयर ने बोला कि अगर चीज़ें शेयरिंग के बारे में बात करोगे तो आप हमेशा कोवेलेंट बोलोगे। अगर आपका प्यार आयंस की फॉर्म में होता है तो आप उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बोलो, वेरएज अगर आपका प्यार दोनों तरफ शेयर हो रहा है, द बॉन्ड दैट यू आर शेयरिंग, तो आप उसको बोल दोगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी के लिए लेट्स मूव ऑन टू द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहता है कि चीज़ें आपको शेयर करानी है। इफ देर आर थिंग्स, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ एंड देन स्टार्ट शेयरिंग द थिंग्स। कैसे? जैसे वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास हमें पता है क्या होता है, वी हैव ऑक्सीजन एज पर 8, तो वी हैव 1s2, 2s2 एंड 2p4। दिस इज व्हाट द ऑक्सीजन इज डिमांडिंग फॉर। whereas when we have oxygen, another oxygen shall be having the same thing। मतलब ना ही तो ये ऑक्सीजन दे सकता है और ना ही ये ऑक्सीजन दे सकता है, तो क्या करें, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब दोनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब तो क्या करें, ये ऑक्सीजन दोनों पास में आते हैं, बोलते हैं ना तो तू किसी से ले रहा है ना मैं किसी से ले रहा, आजा हम दोनों शेयर कर लेते हैं। अब ये भाई बहन है, घर के अंदर ही लेना देना तो नहीं कर सकते, तो what have they decided? They have decided कि let's just share। अगर अब चीजें शेयर होंगी तो क्या होगा, वही काम करना है आपको, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आप डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना पाओगे? लुईस का डॉट स्ट्रक्चर कहता है क्या, लास्ट शेल में ये ऑक्सीजन है, लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भर दो, तो 1 2 3 4 5 and 6। Similarly this oxygen of yours 1 2 3 4 5 and 6, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। सपोजिटली अगर हम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयरिंग का पैर ऐसे दिखा दिया, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो हमने क्या देखने को मिला कि इस ऑक्सीजन के अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। Things are not yet satisfied. Similarly for this electron as well, ये शेयरिंग कर रहे थे, इस वजह से इसी को इसमें काउंट किया। Whereas अगर हम चीजें दोबारा बनाते हैं, अब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं, मतलब these two electrons are to be shared। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हुए तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 8 electrons for this oxygen and similarly 8 electrons for this oxygen। Therefore आ गई अब आपके पास स्टेबिलिटी, और जिस प्यार से स्टेबिलिटी आई है उस प्यार को नाम दे दो आप, इस प्यार को नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। इस प्यार को नाम दिया कोवेलेंट बॉन्डिंग। वाई कोवेलेंट बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग इसलिए बिकॉज दे आर शेयरिंग। जब शेयरिंग से चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो दैट इज कोवेलेंट। लेना देना पड़ जाए तो दैट बिकम्स योर इलेक्ट्रोवेलेंट। नाउ दिस इज योर फर्स्ट थिंग। अब ऑक्सीजन का केस हमने देखा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आपने कई बार देखा होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि आपने एक बॉन्ड तो बनाया, एक बॉन्ड में
आपके पास इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे बॉन्ड में इस ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ द शेयरिंग हैपेंस। वेरास अगर हमें और चीजें करें कि अगर मुझे और चीजें शेयर करनी है, जैसे इफ आई टेक द केस ऑफ नाइट्रोजन, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज N3, मतलब चलो दो नाइट्रोजन का ले लेते हैं N2, राइट का रहने देते हैं, वी आर टेकिंग N2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, हियर आल्सो 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको जरूरत है 3 की, इसको भी जरूरत है 3 की, इसको जरूरत 3 इलेक्ट्रॉन, इसको जरूरत 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों के 3 इलेक्ट्रॉन कौन सेटिस्फाई करेगा? आसपास तो कोई दिख नहीं रहा, तो कौन सेटिस्फाई करेगा? दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? शेयरिंग करके। और जब ये दोनों शेयर करेंगे आपस के इलेक्ट्रॉन्स, तो शेयरिंग विल बी दिस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली अगर हम दूसरे पे बात करें, अगर हम इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे तो दे विल बी ऑल सेटिस्फाइड। तो नाइट्रोजन का अगर केस बनाना है तो 1 2 एंड 3, इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 एंड 3, एंड दिस इज देयर शेयरिंग, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स 2 इधर एंड 2 इधर। एक बॉन्ड बताता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बताता है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर है, तो हम बनाएंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ वी मेक नाइट्रोजन। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जो नाइट्रोजन को बताती है। सिमिलरली अगर हमें बनाना है फॉर अनदर एटम, लेट्स टेक इट फॉर क्लोरीन। वी हैव क्लोरीन 1 एंड क्लोरीन 2, और क्लोरीन में सबको पता है, अब तो सब होशियार हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एंड दिस, सब होशियारों को पता है कि क्लोरीन के पास 17 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 7 बाहर रहेंगे, और अब ये करेंगे शेयरिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो आप काउंट करके देखो, तो बन जाएंगे आपके क्या, क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये Cl2 एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, वन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड वन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी शेयर। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो डबल बॉन्ड बनाओ, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, वेराज एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो आप बनाओगे क्या, सिंगल बॉन्ड। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। वहीं अगर आपको बनाना है CO2 मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कार्बन रखोगे आप सेंटर में, कार्बन रखा मैंने सेंटर में, कार्बन के पास 4, एक ऑक्सीजन को इधर बिठाओ, एक ऑक्सीजन को इधर बिठाओ, बनाओ 6, बना दिए, इधर भी बना दो। इस ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि जो सेंटर में होता है उसको सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो पहले हम ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, 6 है, 2 चाहिए, तो ये लो भैया, 2 अगर मैं दे रहा हूँ तो 2 तुम भी दो। वेराज ये कार्बन क्या कहता है कि 2 अगर हम दे रहे हैं तो 2 तुम भी दो। दोनों ऑक्सीजन आप देखोगे तो दोनों ऑक्सीजन हो गए हैं सेटिस्फाई। वेराज अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन भी तो सेटिस्फाई हो गया, तो यहीं से आपका CO2 मॉलिक्यूल आ जाता है टू दिस साइड एंड टू दिस साइड। तो अब हमें पता चला कि केमिकल बॉन्डिंग बन कैसे रही है, चीजें थोड़ी थोड़ी माइंड में क्लियर होनी शुरू हो गई। इसी के लिए आपको एक होमवर्क दिया जाएगा कि आपको बताना, चलो एक वाटर का और बना लेते हैं, लेट्स मेक इट फॉर वाटर। चुनिंदा चीजों के तो आने चाहिए। वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बिठाए सेंटर में, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन, विथ हाइड्रोजन एज 1 इलेक्ट्रॉन, विथ हाइड्रोजन एज 1 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लो भैया, और ये लो भैया। मतलब पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, 7 तो कौन ही देगा उसे, तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई होने के बाद ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई, देयरफॉर आपका बनता है HOH मॉलिक्यूल। तो
तो आप समझ में आए ये सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, सिमिलरली 1 and 1। लाइक दिस द थिंग्स आर वर्किंग। अगर आप बनाने चलो CO मॉलिक्यूल के लिए, मतलब मैंने बनाया अगर CO मॉलिक्यूल के लिए, अगर मैंने CO मॉलिक्यूल के लिए चीज़ें बनानी शुरू करी तो वन आई हैव C एंड अनदर आई हैव O। ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन के पास 4, 2 3 एंड 4। अगर आप देखो ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो ज्वाइन कर दो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन के ऑक्सीजन तो वेल सेटिस्फाई हो गया। क्या कार्बन सेटिस्फाई हुआ? कार्बन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम वापस अपनी चीज पर आते हैं जो लैंगमैन ने बोला था, जिसके बारे में लैंगमैन ने बात करी थी, यही था कोवेलेंट बॉन्डिंग। लैंगमैन ने जब बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि जब भी चीजें शेयरिंग हो रही होगी, मतलब जब भी चीजों की शेयरिंग हो रही होगी, तो हम चाहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, व्हेनेवर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तब हम चाहते हैं क्या, जितने भी एलिमेंट्स या फिर एटम्स आप जोड़ रहे हो सब लोग एटम्स को शेयर करें। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के अंदर शेयरिंग हो रही है। अब ये शेयरिंग जो कर रहे हैं, तो शेयर करने वाले एटम्स दोनों तरफ से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएंगे, तभी बॉन्ड बनाया जाएगा। दोनों या तीनों या जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएंगे एंड देन फॉर्मेशन विल हैपन, मतलब तभी बॉन्ड बनेगा। सोचो आपको प्यार है सीता से, पर सीता को आपसे नहीं है, तो विल देयर बी अ रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं होगा। उस रिश्ते का नाम तो तब दोगे ना जब रिश्ता होगा, रिश्ता नहीं है। तो ऑक्सीजन को प्यार है कार्बन से, कार्बन को भी प्यार है ऑक्सीजन से, तब इन दोनों के बीच का रिश्ता बनेगा और तभी इस रिश्ते का नामकरण किया जाएगा। ठीक है, तो लैंगमैन ने यही बोला कि अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, और चीज़ें इस कदर सेटिस्फाई करो कि आप ले लो क्या, आप ले सको स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी हमेशा किसके टर्म्स में ली जाती है? हमेशा स्टेबिलिटी नोबल गैसेस के टर्म्स में ली जाती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद ही स्टेबिलिटी ली जाती है। ये चीज़ें अभी तक जो हो रही थी वो आप गिव एंड टेक करके कर रहे थे, पर अब जो आप शेयरिंग के टाइम पर करोगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लैंगमैन, जिसको हम बोल देते हैं कोवेलेंट। अब आते हैं अपने कार्बन वाले क्वेश्चन पर। ये कार्बन वाले क्वेश्चन पर अगर आप देखो तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं और चीजें समाप्त हो गई हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। पर क्या कार्बन सेटिस्फाइड है शेयरिंग से? नहीं। तो कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन 2 और देने पड़ेंगे। किसको? ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और देने पड़ेंगे। मतलब C2 3 ऑक्सीजन लाइक दिस बॉन्ड शैल बी फॉर्म्ड, 3 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 3, वेराज ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6, तो 1 1 1 एंड 1 1 1। ठीक है, और वही कार्बन के पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ योर कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। वहीं आपके लिए एक होमवर्क है जिसमें आप ओजोन का बनाओगे O3, जिसका बॉन्ड कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप ज़्यादा बड़ा कम कर सकते हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं आपको। एक आप ओजोन का बनाओगे और दूसरा आप बना लेना NO2 माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों आप होमवर्क में बना लेना। अब इन सब के बाद एक और चीज़ हम पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या भला है? जैसे जैसे हमने बॉन्डिंग बनाई, अब मॉलिक्यूल्स हम एटम से तो बनाते चले गए, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि एटम के पास कितना चार्ज है, या फिर कौन कितना डोनेट कर पा रहा है, किसने कितना डोनेट किया, लास्ट में कितना एक्सेप्टेंस हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है।
फॉर्मल चार्ज को आप बोल सकते हो क्या, नेट चार्ज। और इसी के लिए वी हैव अ फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है क्या, फॉर्मल चार्ज, इसको लिखेंगे हम FC। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपने वो लेने हैं, और उसमें से आपने माइनस करना है क्या, लोन पेयर्स। अब ये लोन पेयर क्या बला आ गई है देखेंगे। फिर आपको माइनस करना है हाफ क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे मैंने बनाया था क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इस शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। जो बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके बनाओ। यहाँ पर तो ये शेयरिंग के थ्रू बॉन्डिंग बन गई। व्हाट अबाउट दीज पेयर्स, ये जो लास्ट के पेयर रह गए, ये सारे जो ना शेयरिंग में काम आ रहे हैं ना कहीं और काम आ रहे हैं, इन्हीं को बोल देते हो आप क्या, इन्हीं को आप बोल देते हो लोन पेयर। जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मैंने ऑक्सीजन का भी अगर बना दूँ मैं डायग्राम 1 2, तो मतलब 2 शेयर हो गए। 2 शेयर होने के बाद बचे कितने, 4। सिमिलरली 4। सो यहाँ पर these bonds, these two will be known as your, इनको ही बोला जाएगा आपके क्या, लोन पेयर। So we can calculate formal charge like this. तो फॉर्मल चार्ज के लिए we were willing to have valence electron, जो हमें पता चल जाएगा फॉर्मूले से। then we have lone pair, जो अभी हमने सीख लिया, और we have shared pair of electrons. So let's calculate formal charge for, we can calculate formal charge for ozone. They are saying we can calculate. So let's calculate it for ozone. ओजोन को तो आपको होमवर्क में दिया था, अब हमें ही बनाना पड़ेगा। ओके, वी हैव ओजोन O3 लाइक दिस, O डबल बॉन्ड एंड O, ये बना लिया। ये आप लोग सीख कर आओगे बनाना कैसे है। और लेट्स जस्ट सैटिस्फाई थिंग्स। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 एंड देन 1 2, देन वी हैव इस ऑक्सीजन के पास 1 2 आर देयर, 3 4 5 6 7 and 8। एंड 6, इधर 2 हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, और बचे कितने, 4 4 4 और 6 2। दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बनाया कैसे, ये आपका सेंटर में ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे, 1 2 3। 1 बॉन्ड के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने बना दिए हैं 3 बॉन्ड्स, तो इसके पास हो गए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। और 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो वो यहाँ बना दिए। सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने बना रखे हैं 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूटिलाइज हो गए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर बना दो। इसने बना रखा है सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो मतलब अभी तक सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, और बचे हुए कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर बना दिए। लाइक दिस आई हैव मेड इट। अब क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन बन गया है, तो लेट्स नेम इट 1 2 and 3। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 1 का। फॉर्मल चार्ज क्या कहता है, फॉर्मल चार्ज का एक बार फॉर्मूला लिख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर माइनस हाफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका फॉर्मूला। Now when we calculated for oxygen, we have what, oxygen number 1 कि देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स we know it is 6। अब कर दो माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ना बॉन्डिंग में जा रहे हैं ना कहीं और,
तो लोन पेयर बने आपके 2, फिर से माइनस करना है हाफ करके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 1 शेयर, 2 शेयर एंड 3 शेयर। ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है और ये भी शेयर्ड है। तो कितने पेयर इस वाले ऑक्सीजन के देखने हैं आपको, सिर्फ कितने पेयर ऑफ ऑक्सीजन आपने शेयर किए, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 1, 2 एंड 3। सॉरी 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 सॉरी, तो अगर हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो लेट्स सी इस ऑक्सीजन के पास कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके पास है 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने किया 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स कैंसिल इट आउट यूजिंग आवर मैथ्स। तो 6 - 5 विल गिव अस 1 और चार्ज है पॉजिटिव का, तो इसके पास जो चार्ज आएगा वो आएगा +1। वहीं अगर हम दूसरे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 2 कहता है ये रहा 2। पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, फिर आप लिखोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपके पास 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। माइनस कर दो हाफ, हाफ में भी कितना? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लिए इतना, तो 2 2 got cancelled, 6 got cancelled, therefore we have -1। तो इसके लिए जो चार्ज आया दैट इज -1। सिमिलरली ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन फॉर 3 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमें कैलकुलेट करने हैं लोन पेयर। तो ये रहे लोन पेयर, लिख दो 4 लोन पेयर। और फिर इसके बाद करने हैं कैलकुलेट हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो -12 एंड 4। लेट्स कैंसिल इट आउट। 6 - 2 - 2 दैट विल गिव यू 0। तो ये आ गया आपका इसके लिए फॉर्मल चार्ज आपका 0। दिस इज हाउ you can calculate the formal charge. Next they are saying you have to calculate formal charge for okay, only one example was there in your booklet. So formal charge, calculation of formal charge सीख लिया है और ये एग्जाम में हमेशा आपको मिलेगा। So you can write sure for exams। ठीक है, अब इतना तो हमने सीख लिया कि बॉन्डिंग आई कहाँ से है। लोइस ने अपने डॉट स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई किया था और चीज़ें आगे आगे बढ़नी शुरू हुई, पर इसकी भी अपनी लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रोवेलेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं आयनिक। तो इसकी अपनी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? इसकी लिमिटेशन पहली है कि यहाँ पर ऑक्टेट इज नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइड। ऑक्टेट इज नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो आप अगर ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लिया मॉलिक्यूल LiCl। Cl के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। Li के पास कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के पास मैंने देखा मेरा क्लोरीन तो वेल सेटिस्फाइड है, वेयर एज लिथियम के पास तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कोई भी स्टेबल नहीं बन सकता एक्सेप्ट फॉर हीलियम या हाइड्रोजन। लिथियम तो कतई भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमेशा ऑक्टेट रूल की वजह से सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से यहाँ पर एक टर्म आई थी आपके लिए जिसको हम बोलते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट। जैसे मैंने लिया PCl5। PCl5 लेने का मतलब है मेरे पास कोई फॉस्फोरस है और वो किसी 5 लोगों से जुड़ा है। यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन के साथ देखूं तो क्लोरीन के पास यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। मतलब क्लोरीन का बॉन्ड तो सेटिस्फाई है, एक बॉन्ड बना लिया तो क्लोरीन तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। पर फॉस्फोरस के पास अगर आप देखोगे तो फॉस्फोरस के पास है अपने 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5। आफ्टर शेयरिंग विथ क्लोरीन 5 5 5 5 5 और मिल गए, मतलब
फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5। अब उसने क्लोरीन के साथ जब बॉन्डिंग करी तो उसके पास और इलेक्ट्रॉन आ गए। और इलेक्ट्रॉन कैसे है? 1 2 3 4 5, मतलब अब हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10। 10 पे तो कोई सेटिस्फाई नहीं होता, तो हाउ इज इट एग्जिस्टिंग? ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर भी कैसे सकता है? बट इट एग्जिस्ट। तो ये चीज नहीं बता पाया कौन? आपका ऑक्टेट रूल। दूसरा, अगर हम ऑक्टेट रूल के बारे में इतना ही बात कर रहे हैं तो एक और लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की, जो कहती है कि ऑक्टेट रूल नेवर टॉक अबाउट द शेप। क्या आपको किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताई गई कि वाटर मॉलिक्यूल की क्या शेप होती है, लीनियर होती है, बेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? ये सब शेप्स के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। ऑल्सो हमने स्टेबिलिटी की भी बात नहीं करी फॉर सर्टेन मॉलिक्यूल्स। एक्सपैंडेड मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी की भी बात नहीं करी। एक्सपैंडेड ऑक्टेट क्यों बोला इसको? क्योंकि 8 से ज़्यादा एक्सीड हो गया। हमें चाहिए थे 8 और 8 से एक्सीड हो गया, इसलिए वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस। तो बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, इतनी सारी लिमिटेशंस होने की वजह से हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ऑक्टेट रूल से सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो वी नीड टू गेट टू सर्टेन पॉइंट जहाँ पर हम वेल सेटिस्फाइड बिहेव कर सकें, हमारे एलिमेंट्स भी सेटिस्फाइड हो और हमारी बॉन्डिंग शेप्स, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर सब कुछ वेल डिफाइंड हो। तो इसी के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज योर आयनिक बॉन्डिंग। और ये आयनिक बॉन्डिंग करेंगे हम अपनी लेक्चर 2 में। तो अभी के लिए वी डिड यार मतलब अभी जो हमने किया वो हमने कोसेल के बारे में पढ़ा, जिसमें वो कर्नल थ्योरी बनाता है और एक बनाता है बक्सा यानी क्यूब के फॉर्म में। वेयर एज अगर हम ऑक्टेट थ्योरी की बात करते हैं, ऑक्टेट थ्योरी कर्नल जो थ्योरी थी वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि वो चुनिंदा लोगों के ऊपर ही अप्लाई होती थी, सबके ऊपर नहीं। इसलिए हम पढ़े ऑक्टेट की तरफ। ऑक्टेट में हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सबके ऊपर वेल सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, पर उसमें एक बात थी कि वो कर्नल थ्योरी को बोल रहा था कि हम कर्नल नहीं बनाएंगे, हम वो बक्सा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ अपना एलिमेंट बनाएंगे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, उसी को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और वहीं से हम शेयरिंग दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से हम इस बॉन्डिंग को या फिर इस प्यार को नाम दे सकते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स हमने पढ़े लुईस के केस में, और फिर हमारे पास आया कोवलेंट बॉन्डिंग जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। तो ये दोनों बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आपकी आती है आयनिक बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस दैट आर ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द बोर्ड। आफ्टर दैट वी शैल मीट you in the next lecture. Till then, stay blessed and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.